देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को गुरुवार को उनके गृहनगर रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हज़ारों लोग पहुंचे। देश के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण 2 के परमाणु परीक्षण के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम ने 17 किताबें लिखी और उनकी 6 जीवनियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर कलाम को 40 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए इन्हीं शब्दों में याद किया। आखिर आम जनता के बीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों इतने मकबूल थे और उनकी इस मकबूलियत का राज क्या था, यही विषय है आज देश देशांतर में हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं 5 वर्षों तक राष्ट्रपति कलाम के प्रेस सेक्रेटरी रहे शहजाद मोहम्मद खां, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और विचारक शेषाद्री चारी भी हमसे जुड़ेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब और नीरजा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में शहजाद मोहम्मद खां साहब आपसे करना चाहूँगा कि 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में आपने उनके साथ गुजारे, प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे आप उनके साथ जुड़े थे। आखिर वो क्या कशिश थी, वो क्या वजह थी कि राष्ट्रपति कलाम आम जनता के बीच राष्ट्रपति के रूप में बेहद लोकप्रिय, बेहद मकबूल हुए? बिल्कुल कुर्बान, एक्चुअली उनका जो एक पर्सनालिटी थी वो एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी के तौर पे एमर्ज हुए, और ये राष्ट्रपति बनने के बाद ही नहीं, एक्चुअली जब वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उससे पहले मिसाइल साइंटिस्ट थे, स्पेस साइंटिस्ट थे, तो उसी वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, काफ़ी मकबूलियत उनके हिंदुस्तान में थी और बैरूनी ममालिक में थी। और जैसा तुमने अभी बताया कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न थे। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति इतने उच्च पद पे पहुंचने से पहले उसे हिंदुस्तान का टॉप सिविलियन अवार्ड मिल चुका हो। तो एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ फ़ौरन शुरू हो गया था, क्योंकि वो 25 जुलाई को राष्ट्रपति बने और मैंने 5 अगस्त को प्रेस सेक्रेटरी का ओहदा संभाला। तो पहले ही दिन उन्होंने मुझे टाइम दिया और आधे घंटे तक अपने विजन और मिशन के बारे में ब्रीफ किया। और सबसे बड़ी बात ये कही जो आपने अभी कही कि मुझे ये देखना है, और मैं अपने सभी ऑफिसर से ये उम्मीद करूँगा कि ये जगह जो है ये किला बन के ना रह जाए, ये एक जनता की आवाजाही का केंद्र बने, पीपल्स प्लेस बने, और यहाँ लोग बिना रोक टोक के आ सकें और मुझ तक सीधा संवाद स्थापित कर सकें। तो उनके राष्ट्रपति बनने का मकसद ये था कि वो एक माध्यम चाहते थे पब्लिक से जुड़ने का, और उनका जो एक सपना था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस मैसेज को राष्ट्रपति के माध्यम के ज़रिए, राष्ट्रपति के पद के ज़रिए वो जनता तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, शहजाद साहब रहिए आप हमारे साथ। मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विचारक शेषाद्री चारी साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शेषाद्री जी। ये बहुत कम देखने को मिला है, हमने राष्ट्रपति भवन में कई लोगों को राष्ट्रपति बनते हुए देखा है, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ, जिस अक़ीदत के साथ, जिस इज़्ज़त के साथ राष्ट्रपति कलाम राष्ट्रपति भवन से रुखसत हुए, वो सिलसिला वहीं ख़त्म नहीं हुआ, वो आज तक बना रहा। आप इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति पद को एक गरिमा मिली। ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद में बैठने के बाद उनकी गरिमा बढ़ती है, परंतु कलाम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण उस पद की गरिमा बढ़ी। अच्छा, उन्होंने स्वयं ही एक बार कहा था कि यूजुअली राष्ट्रपति तो पॉलिटिकल नॉमिनी बनते हैं, मेरा तो पॉलिटिक्स में कोई संबंध ही नहीं था जी, तो फिर भी मुझे बनाया गया, तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति भवन जाने के बाद वो बदले। उनका एक स्वाभाविक गुण था कि लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ मिलना, और वो एक साधारण वैज्ञानिक के नाते जैसे डेवलप हुए
विद्यार्थी काल से ही उनके संदर्भ में उन्होंने स्वयं भी अपने बारे में बताया जी कि कैसे वो अपने साथ रहे, जो विद्यार्थी हैं उनके साथ घुल मिल कर रहना, उनके साथ उनको मदद करना, उनसे कुछ सीखना, उनको कुछ सिखाना। तो एक उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ही बन गया था कि वो कभी भी अपने आप को अलूफ नहीं महसूस करते थे। जी वो अकेले भी रहते थे जी तो वो भीड़ में रहना, और राष्ट्रपति भवन में भी बहुत से ऐसे विषय हैं, बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। जैसे एक बार चीफ सेक्रेटरी ने हमें बताया, बाद में बता रहे थे कि वो किस तरह वो गए और जो वहाँ पर जो सेंट्री थे बाहर, गेट नंबर 4 के बाहर जो खड़े थे, उनको उन्होंने पीठ थपथपाया, उनसे बातचीत की। तो वो प्रोटोकॉल ऑफिसर दौड़ भाग के आए, उन्होंने कहा कि साहब ये प्रोटोकॉल में इट्स नॉट अलाउड इन प्रोटोकॉल कि राष्ट्रपति जाकर वॉचमैन के साथ हाथ मिलाए। तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल वालों को क्या मालूम है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ हाथ नहीं मिला सकता है क्या? बड़ी बात अब ये इट वाज अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ दिस पर्सन। जी सतीश जैकब साहब, आप तो दिल्ली वाले हैं और बचपन से आपने दिल्ली को देखा है और आज़ाद हिंदुस्तान में सारे राष्ट्रपतियों को देखा है। आए राष्ट्रपति रहे, चले गए, लेकिन सबका जैसा भी शेषाद्रिचार्य जी साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता था, वो पॉलिटिक्स से आते थे। शायद कलाम साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हुए राष्ट्रपति बने, अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत पर, और चूँकि वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। आप किस अंदाज से उनको याद करना चाहेंगे? देखिए, जैसे शेषाद्रि साहब ने कहा जी कि उनके अंदर एक चीज़ ऐसी थी जो और राष्ट्रपति में नहीं थी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। वो एक बहुत मामूली बैकग्राउंड के थे जहाँ वो पैदा हुए, जैसे रहे। तो उनका जो बचपन से जो उनका जो जीवन था वो ऐसा था कि उस जीवन में अभिमान नाम की या कुछ अकड़पन की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ही वॉज अ हम्बल मैन, और वो सारी ज़िंदगी हम्बल रहे। तो उन्होंने जो अपनी जो असलियत थी, जो उनकी जो ओरिजिनल जो पर्सनालिटी थी, जैसे वो बचपन से जैसे आए। अब देखिए ना, हमने सुना कि वो उनके जो पिताजी थे वो एक मल्लाह थे, नाविक थे, और मैंने ये सुना कि वो 2 घंटे रात को वो लैंप जलता था, और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो 2 घंटे उनको ज़्यादा थी कि वो लैंप जला के पढ़ सकते थे। अच्छा, अखबार बेचते थे वो जब छोटे थे। तो उनका जो जीवन लैंप पोस्ट के नीचे भी बैठ के लैंप पर, तो वो ऐसे जीवन से ऊपर उठे थे, उनकी आदत थी वो इस समान के थे। तो आपने उन्हें अगर राष्ट्रपति बना भी दिया तो जो पूरा जीवन था वो उसको कैसे त्याग सकते थे? तो उन्होंने हम सबके सामने एक चीज़ रखी है, हम सबके सामने वो ये रखी है कि मनुष्य को वैसे ही रहना चाहिए जैसा उसकी असलियत है, उसको बदलने। जब आप बदलते हैं अपने आप को तो आपके अंदर जो विकार आ जाता है वो भी ठीक नहीं होता। एक चीज़ और है, एक और चीज़ है, वो ये है कि अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बन गए तो वो न सिर्फ यूथ के लिए एक नमूना थे, बच्चों के लिए नमूना थे, मैं समझता हूँ वो अपनी कौम के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक नमूना थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से, अपने जैसे वो रहन सहन से, जो सेक्युलरिज्म का उनका जीवन था, तो वो दैट वाज अ नमूना फॉर द होल कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स। जी नीरजा जी, कई पहलू आए कलाम साहब की पर्सनैलिटी के निकल करके। आपने भी उनको करीब से देखा लंबे अरसे तक, और अभी भी राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद भी जो उनकी ज़िंदगी थी वो लगातार, यानी जो जिस वक्त मरे हैं उस वक्त भी वो देश के हित में ही कुछ काम कर रहे थे, लोगों को प्रेरणा देने की बात कर रहे थे, छात्रों के बीच थे। आप किस रूप में याद करना पसंद करेंगी, और क्या वजह थी उनकी कशिश की कि वो क्यों लोगों से जुड़ जाते थे? मुझे लगता है कि ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है कि कलाम साहब आफ्टर ऑल 83 इयर्स थे, लेकिन उनकी इतनी अपील थी यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन खोला, बच्चों के राष्ट्रपति थे वो, मैं मानती हूँ जी। लेकिन ये बहुत अद्भुत चीज़ है ये होना। और मुझे लगता है कि 2 चीज़ों का मिश्रण था जिसकी वो अपील थी। एक तो है कि वो
आधुनिकता को रिप्रेजेंट करते थे जी। और जो यंग पीढ़ी है उनके लिए मिसाइल मैन थे, फादर ऑफ पोखरण 2 माने जाते थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ, साइंटिस्ट माने जाते थे, टेक्नोलॉजी में बिलीव करते थे और मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग देश की पहचान थे वो। दूसरी तरफ जो बिल्कुल उसका उल्टा है, इतनी सादगी थी, जो सादगी से रहते थे, इंटेग्रिटी थी और एक एक्सेसिबिलिटी थी। इतनी बड़ी पोजीशन जो राष्ट्रपति भवन है उसमें एक्सेसिबल होना, जैसा कि इन्होंने कहा, मिलना। मैं भी एक बार मिलने गई थी उनसे। मेरे जो फर्स्ट एडिटर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, RM लाला, जो अब जिंदा नहीं हैं जी, और वो किताब को रिलीज़ किया था कलाम साहब ने बम्बई में और कहा था आप दिल्ली आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ चाय पे आइए। तो मिस्टर लाला ने मुझे भी उस 5-6 के ग्रुप में शामिल किया था और कलाम साहब जिस तरह से उनके अनुभवों के बारे में रियली इंटरेस्टेड थे, कैसे हुआ ये आपकी ज़िंदगी, उन्होंने बहुत पर्सनल किस्से लिखे थे, कैसे हुआ, द थ्रेड ऑफ गॉड इन माई लाइफ। तो एक एंगेजमेंट था उनका लोगों के साथ और मुझे लगता है जैसा कि सतीश ने भी कहा, शेषाद्री साहब ने भी कहा कि जो हम्बल बिगिनिंग्स थी, ये हमारे देश और उनका प्रेसिडेंट हो जाना, ये हमारे देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप वहाँ स्टार्ट होके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उसमें अपने आप को खुद इतना कद बड़ा करना ये भी बहुत कम हो पाता है। और इसका एक और कारण था कि जो 2007 में प्रेसिडेंट नहीं रहे, पर उसके बाद भी वो इतने एक्टिव थे, हर जगह घूमते थे, जो भी निमंत्रण आता था एक्सेप्ट करते थे, कॉलेजेस में जाना, स्कूल्स में जाना, जहाँ भी जी। बहुत कम से देखा जाए तो उन्होंने वो अपने आप का एक एजेंडा बना लिया। ऐसा नहीं कि वो पहले एजेंडा नहीं था जी, यानी बहुत कम लोगों को पता है कि वो जब प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखते थे और एक बार उनको मैं मिलने गया था अन्ना यूनिवर्सिटी में, तो उस समय मेरा जर्नलिज्म का क्षेत्र है, फिर भी मैकेनिकल विषयों से कुछ संबंध था, तो कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, फिर अचानक वो रुक गए और कहा कि आप तो साइंस क्षेत्र के नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कॉमर्स, लॉ। तो उन्होंने कहा, फिर वो रुक गए, फिर उन्होंने कहा आपने इतिहास भी पढ़ा होगा। मैंने कहा हाँ, यस ऑफ कोर्स, हाउ डिड यू गेस। हम तमिल में बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो सवाल पूछते हो उसमें साइंस कम और इतिहास ज़्यादा है। मतलब जी, एक ऑब्जर्वेशन, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था, वेरी क्विक टू ऑब्जर्व जी, एंड वेरी क्विक टू। अच्छा, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, परंतु ऐसे कहे बिना ही वो दे देते जो सबक देना चाहिए वो देते थे। मैं आपको जी मैं आता हूँ आपके पास सतीश साहब। शहजाद अहमद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा अभी कहा गया कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, हमें बताया गया कि वो रामेश्वरम के मंदिर में रह कर के पढ़े अपने आप को, और शुरू से ही जो उनका इंटरेक्शन था, वेजिटेरियन थे, वो तो खैर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उनकी अपब्रिंगिंग, जो तरबियत हुई, वो कुछ इस तरह की थी कि बिल्कुल आम आदमी की। और हमने शायद राष्ट्रपति भवन में भी देखा उनको कि शायद सबसे कम और सबसे सादा खाना खाने वाला राष्ट्रपति हुआ होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनका जो ख्वाब था, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि विकसित राष्ट्र बनाना भारत को, और वो किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, 2020 की उन्होंने डेडलाइन भी दी हुई थी कि तब तक भारत को विकसित राष्ट्र हो जाना चाहिए। तो आपका चूंकि बहुत करीब से इंटरेक्शन रहा है, किस तरह के ख्वाब वो देखा करते थे हिंदुस्तान के बारे में? उनका ख्वाब यही था कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो और उसमें अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो ख़त्म हो जाए। और वो ये कहते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर कर हम बहुत सी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आप जैसे उन्होंने कई सजेशंस गवर्नमेंट को दिए कि आप एक पूरा का प्रोग्राम बनाइए, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। वो भी उनका एक बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट था और वो अपनी हर तकारीर में उसको पेश करते थे। दूसरा उनका कहना ये था कि जब तक इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी लोगों को, जब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा।
और उसके लिए भी वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि मामूली से मामूली आदमी को वही अपॉर्चुनिटी मिले जो एक अमीर शख्स के पास है। और उसका एक तरीका वो एजुकेशन भी बताते थे कि एजुकेशन एम्पावर्स पीपल। और वो जहाँ भी जाते थे स्टूडेंट्स को यही कहते थे कि एक एम रखो, उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Whatever may be your background, you will achieve your goal. जी। But first you should have a goal and try to achieve that. जी। तो उसी के लिए वो लगातार काम करते रहे, और ऐसी जब उनका इंतकाल हुआ, जब भी वो वही कर रहे थे, और हमेशा वो ये कहते थे कि मैं I want to die in action. मैं कभी उन्हें ये पसंद नहीं था कि वो बीमार हों, अस्पताल में एडमिट हों, या कोई उनके चेकअप्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं था। ही वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी, ऑलवेज कीपिंग गुड हेल्थ। जी। एंड आई मेट हिम लास्ट ऑन 22 जुलाई, जस्ट 4 days बिफोर। जी। ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। He had a full discussion of about 40 minutes with me on various issues, various subjects. जी। और हमेशा उनमें एक ज़ील थी, और एक हमेशा एक बहुत ही अच्छा हर चीज़ में एडवाइस, हर मतलब जैसा अभी कहा गया कि एडवाइस देते थे, और जैसा चारी साहब ने कहा कि वो पता नहीं चलता था कि एडवाइस दे दी। ये उनका एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है सतीश तो साहब, वो ऐसी चीज़ें होती थी। मैं आजकल जहाँ हूँ, मेरे से पूछते थे कि क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। जी। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसके बारे में सजेशंस देते थे। और सबसे बड़ा उनको ये था कि हर आदमी जो जहाँ रहता है उसको अपना बेस्ट ऑफ हिज कॉम्पिटेंस ही शुड गिव। जी। और ऐसा कुछ छोड़ कर जाए कि उसको लोग याद रखें। जी ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ये एक उनका हमेशा एक डायरेक्शन होते थे। ठीक, सतीश साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, सिर्फ इतना कह रहा था कि उनकी जो सादगी थी वो मोह लेती थी। मैंने अखबार में पढ़ा कि जितने फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिए। सब ने यही कहा कि जैसे हम इनसे मिले तो हमें एकदम से उनके लिए मोहित हो गए। तो सादगी, मुझे एक मौका, 2 मौके मिले उनको देखने गए। एक था मौर्या में कोई फंक्शन था जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन को कुछ पुरस्कार वगैरह मिलना था, तो वहाँ अब्दुल कलाम साहब को चीफ गेस्ट बनाया, तो वहाँ देखा। तो मैंने ये देखा कि जिस तरीके से वो बच्चों के साथ घुल मिल गए थे, और बच्चे उनके चारों तरफ, कई बार तो लगता था कि वो खुद बच्चे हैं। हाँ, तो वो एक अजीब सा वो नज़ारा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। दूसरा मौका मुझे मिला कि अभी जो लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था जयपुर में, हर साल होता है, तो ये पिछला जो लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, तो वहाँ पे रोज़ एक से एक बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, बड़े बड़े ऑथर्स के रोज़ लेक्चर्स हो रहे थे, हम जाया करते थे। एक दिन जब मैं वहाँ गया, मेरे ख्याल में 2 दिन रह गए थे फेस्टिवल के, तो देखा मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था पीपल ओवरफ्लोइंग। और उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी कि जवान बच्चे, स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत थे। तो बड़ी मुश्किल से जब अंदर गए तो पता चला कि अब्दुल कलाम साहब आ रहे हैं। तो जब ये खबर पहुंची कि वो आ गए हैं और अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ जो बच्चों के अंदर जो जोश, और वो देखा तो ताज्जुब रह गए लोग। और जो बड़े बड़े ऑथर्स आए हुए थे वो भी हैरान थे कि ये कौन आ रहा है। तो एक साहब से मेरी बात हुई, वो विलियम डैलरिम्पल बड़े मशहूर हैं, वो ऑर्गेनाइजर में थे। तो मुझे हंस के कहने लगे, देखो आज हमारे फेस्टिवल में एक रॉक स्टार भी आ गया। रॉक स्टार भी आ गया। तो ये उनकी मकबूलियत का ही वाज ग्रीटेड जी, जैसे कोई रॉक स्टार, जैसे कोई फिल्म स्टार आ गया जी। नीरजा जी, अभी एक किस्सा, एक वाक़या उनके सेक्रेटरी रहे हैं नायर साहब, उनके हवाले से आया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए हुए थे, तो ये था कि साहब उनके साथ क्या बातचीत होगी, और मुशर्रफ साहब शायद कश्मीर का सवाल ना उठा दें और कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए। तो कहा कि नहीं, मैं डील कर लूँगा। और उन्होंने मुशर्रफ साहब को एक फ़िल्म दिखाई, और उसमें ये था कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, और अगले आधे घंटे तक उसी की बात होती रही, और मुशर्रफ साहब को कुछ पूछने का या कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वो यही घटना थी अभी जो खान साहब ने बताया जी, वो पूरा का विषय था जी। ये प्रोवाइडिंग अर्बन रिसोर्सेस इन रूरल एरियाज जी। तो उस पर उनका बहुत डेडिकेशन था। तो उनका कहना ऐसा था कि आप
जब डेवलपमेंट के नाम पर आप अर्बनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब देश में सब जगह होता है, हमारे देश में भी हो रहा है, इसलिए अर्बनाइजेशन को कम होना चाहिए। देखिए उनका बैकग्राउंड एक रूरल बैकग्राउंड था। रामनाथपुरम का एक बहुत ही गांव से आते थे, पिछड़ा हुआ एक दृष्टि से कहा जाए तो ऐसा एक गांव था। और ये जो परिवार था, एक्चुअली ये जो मरकायर होते हैं वो अपने आप में थोड़े बड़े समाज के अच्छे तबके के माने जाते हैं, परंतु इनका एक बहुत बड़ा विशिष्ट स्थान है उस मरका समाज में। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वही मरकायर वही हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक एमपी भी थे कांग्रेस के, फरूक मरकायर जी, वो उसी मरकायर्स होते हैं। तो वो कहने लगे कि अगर शहर नहीं बनते और गांव में अगर सब सुविधाएं जैसे शहर के मिलती तो शायद ये यू वुड हैव लॉस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऐसे मजाक में कहते भी थे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा विषय था, डेडिकेटेड विषय। तब जब अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इसको एक स्कीम बनाया और उस स्कीम को उन्होंने नाम दिया PURA पूरा जी। तो उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखा था। तो अब ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। सी ही सिंप्लिसिटी वाज सो मच कि हम उनको सस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, परंतु अंदर अंदर देखा जाए तो ही वाज एन एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। नीरजा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी के जो आज का हमारा इस चर्चा भी हम जिस विषय पर कर रहे हैं कि आखिर वो क्यों इतने पॉपुलर थे, क्योंकि राजनीतिक तो वो कहीं से थे नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके अंदर डिप्लोमेसी भी थी, उनके अंदर पॉलिटिक्स भी थी और कई ऐसे अहम फैसले भी उन्होंने किए जो हमारे राजनेताओं को आईना दिखाने वाले थे। नहीं, वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं ना पॉलिटिकली नाइव थे, मैं नहीं मानती इतनी पॉलिटिकली नाइव थे जितना कि उनको कहा जाता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनकी फैमिली ने भी चाहा कि उनकी अंतिम संस्कार वहाँ गांव में हो। ये नहीं कि कई लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जगह दी जाए। वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडेड थे, कितने ग्राउंडेड थे वो। और मुझे लगता है कि एक जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आम जनता तक वो उनके दिलों में घर किया, क्योंकि ऐसे इस तरह का जो भावुक विदाई उनको मिली है, जैसे आपने कहा लोग उमड़ के आए। मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मली प्रेसिडेंट की पब्लिक डीलिंग नहीं होती है उस मायने में, किसी और प्रेसिडेंट को हाल में ऐसी विदाई मिली हो। और इतना उनका लगाव था इस विषय से, ग्राम डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट का, कि वो बड़ा महसूस करके, बहुत प्रयत्न करके वो चित्रकूट गए। नानाजी देशमुख उन दिनों में चित्रकूट में उन्होंने जो कुछ भी किया, तो उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, परंतु उन्होंने कहा कि मैं जाके देखना चाहता हूँ। देखा उन्होंने, बहुत इम्प्रेस हुए और जो जो ग्राम के बारे में कहना चाहते थे वो उनको कहा भी करते थे। इतना यहाँ तक कि नानाजी जब गुजर गए उस समय वो स्वयं राष्ट्रपति नहीं थे, परंतु वो स्वयं नानाजी के अंतिम संस्कार में दिल्ली में आए। और बहुत बहुत शुक्रिया शेषाद्रिचारी साहब, नीरजा चौधरी जी और सतीश जैकब साहब, SM खान साहब, आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे सामने एक ऐसी नज़ीर छोड़ गए हैं कि इस देश का आम आदमी भी, गरीब आदमी भी, गाँव का रहने वाला भी राष्ट्रपति बनने की बात सोच सकता है। और इसके साथ साथ इस देश के आम लोगों का दर्द भी उनके दिल में था और उसका निवारण करने में भी उन्होंने अपना एक अहम और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे तमाम सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया। देश देशांतर में APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए मेरे साथ आज इतना ही। नमस्कार।